नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 4 जुलाई 2023 को जो कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कुक में जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए लगभग सभी क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चंस के 100% रियल जानकारी यहाँ पे दी जाएगी और प्रत्येक क्वेश्चंस को जो है दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताया जाएगा। तो जिनका भी आगामी एग्ज़ाम है, किसी भी मतलब क्षेत्र का एग्ज़ाम है दोस्तों, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसी भी शिफ्ट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सिर्फ ये ट्रेड्समैन के लिए ही नहीं, आगामी किसी भी मतलब आपको एग्ज़ाम्स देना है उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक है, तो इस बात में वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो का PDF फाइल अगर आपको लेना है तो आप 8181819473 पे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी चार्ज नहीं दोस्तों, PDF बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सभी PDF आपको एक साथ मिल जाएगी। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको PDF फाइल प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चंस देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आया था कि असम की सबसे ऊंची चोटी जो कि नामचा बरवा किसके अंतर्गत आता है। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो हिमालयन पर्वत आपके ऑप्शंस में दिया हुआ था, तो वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ये चोटी कुछ और पूछ सकता है, नामचा बरवा के को छोड़ के दूसरा भी कोई पूछ सकता है, लेकिन कोई भी पूछेगा आप वहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला ही लगाएंगे, यानी हिमालय जो कि श्रृंखला आप लगा कर आएंगे। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि बता देते हैं। जैसे कि तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच पड़े हिमालय के हिस्से को असम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। असम हिमालय जो कि ग्रेटर हिमालय का पूर्वी भाग है। असम हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ कुला, ग्याला, पेरी, चामो और जो कि कांगटो है। ठीक है, असम हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ जो कि नटू, जेलेप और तांग है। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो कि नमचा बरवा है, इसलिए मैंने सबसे ऊंची वाली का नाम ले लिया। असम हिमालय मुख्य रूप से सिक्किम, असम और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो सिंधु और सतलुज नदियों के बीच हिमालय का हिस्सा पंजाब हिमालय कहलाता है। सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय के हिस्से को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच हिमालय का हिस्सा नेपाल हिमालय कहलाता है। ठीक है, तो इनको याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। बात करते हैं तो जनगणना 2011 के अंतर्गत जो कि अंतिम आंकड़ों के अनुसार राष्ट्र की जनसंख्या जो कि इतना मिलियन थी। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, जिसमें पुरुष थे और इसमें महिलाएं थी, इनको याद कर लीजिएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश जो कि भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इसकी आबादी ब्राज़ील की आबादी से अधिक माना जाता है। वहीं बात करते हैं 2011 जनगणना के आधार पर मुख्य बिंदु आप याद कर सकते हैं आने वाले शिफ्टों के लिए। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो कि बिहार हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। वहीं बात करते हैं उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य केरल है और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य जो कि बिहार है। तो इनको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन बनी है। तीसरी भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन बनी है, ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे बात करते हैं तो 11 जुलाई 2021 को एरोनॉटिकल इंजीनियर यानी सिरिसा बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला बनी। वह अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिकी मूल की दूसरी भारतीय थी। पहली सुनीता विलियम्स थी। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों
ख्रीज खां का शासनकाल कब से कब तक था? तो ख्रीज खां का शासनकाल जो कि 28 मई 1414 से 20 मई 1421 तक था। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे खलजी राजवंश से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है, तो आप इसको पीडीएफ फाइल में देख लेना। एक प्रश्न आया था कि रजिया सुल्तान के बाद सबसे जो कि प्रभावशाली शासक कौन बना था? तो नासिरुद्दीन महमूद बना था। ये क्यों बना था दोस्तों? तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं तीनों को। ठीक है, इल्तुतमिश के तीसरे बेटे यानी जो कि बहराम शाह को 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की मौत के बाद राजा बनाया गया था और उन्होंने 1242 ईस्वी तक शासन किया था, यानी लगभग उन्होंने 2 से 3 साल शासन किए थे। उसके बाद जो है रुकनुद्दीन के पुत्र मसूद शाह ने 1242 ईस्वी में सिंहासन प्राप्त किया, लेकिन उन्हें 1246 ईस्वी में इसे त्यागना पड़ा था। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के पुत्र थे और उन्होंने 1246 ईस्वी में सिंहासन प्राप्त किया और 1266 ईस्वी तक शासन किया। इसलिए इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव था, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन किया था, इसलिए आपका नासिरुद्दीन महमूद आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया होगा कि रजिया सुल्तान के बाद कौन बना था, तो रजिया सुल्तान के बाद जो कि इल्तुतमिश के तीसरे बेटे यानी बरहम, ठीक है, बहराम शाह बना था, यानी जो कि रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह बना था। और रजिया सुल्तान शासक कब बनी थी दोस्तों? तो वो बनी थी 1236 में। उनका भी शासनकाल ज़्यादा नहीं था, उन्होंने 1240 में उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो इसमें कहा गया कि संसद जो भी कानून बना सकती है उसके प्रावधानों के अधीन कोई भी व्यक्ति जो इस भाग के किसी भी पूर्ववर्ती प्रावधान में भारत का नागरिक माना जाता है या एक नागरिक रहेगा। भारतीय संविधान के प्रावधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में जुड़े गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता के बारे में बात करता है। 1955 का नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और जो कि समाप्ति की अनुमति देता है। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने प्रतिशत जो कि पर्वतीय पठारी क्षेत्र हैं? तो भारत के क्षेत्र का जो कि 43% भाग मैदानी इलाका है, 29% भाग जो है पर्वतीय है। वही बात करते हैं तो 28% भाग जो कि पठारी है। तो अगर दोनों पूछा गया होगा तो 29 और 28 हो जाएगा। आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा किस तरीके से ऑप्शंस था। एक प्रश्न आया था कि पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो कालांतर में विष्णुवर्धन, ठीक है, विष्णुवर्धन ने अपनी शक्ति बढ़ाकर वेंगी को केंद्र बनाकर एक स्वतंत्र चालुक्य राज्य की स्थापना की थी, जिसे वेंगी का चालुक्य राजवंश या फिर पूर्वी चालुक्य नाम से भी जाना जाता है। तो विष्णुवर्धन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शंस कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 1952 में इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुई पास्चर ने रेबीज टीके की खोज किस वर्ष की थी? तो 1885 में की थी। तो दोस्तों यहाँ पे रेबीज टीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि जो कि पास्चर रेबीज की पहले 6 जुलाई 1885 को एक मनुष्य द्वारा करने के बाद इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया था के खिलाफ जल्द से जल्द जो कि प्रभावी टीके का विकास किया था। रेबीज एक भयानक बीमारी थी जिसने सदियों से अपने रहस्यमयी उत्पत्ति और इससे उत्पन्न भय के कारण लोकप्रिय कल्पना को आकर्षित किया था। पास्चर ने खरगोश में वायरस को छींड़ करके और बाद में इसे अपनी रीढ़ की हड्डी से काटकर वैक्सीन का उत्पादन किया था। बात करते हैं दोस्तों, खरगोशों के माध्यम से वायरस को दरकिनार करते हुए पास्चर ने वायरस को मानव जो कि मेज़बानों के लिए कम खतरनाक बना दिया, जबकि अभी भी शरीर को एंटीजन को पहचानने और रोग के जंगली संस्करण के लिए प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए पर्याप्त जानकारी दी। जब तक लुई पास्चर ने रेबीज का टीका विकसित नहीं किया, तब तक टीकों ने केवल चेचक के लिए चेचक के टीकाकरण का उल्लेख किया गया था, जबकि पिछले कुछ वर्षों में टीकों के प्रकारों में वृद्धि हुई है। आज भी उपयोग किए जाने वाले कई टीके अभी भी जीवित क्षीण वायरस माने जाते हैं।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इंसुलिन किस कोशिका से निकलता है, तो अग्नाशय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया या फिर आप कमेंट करके बताइए। 2019 में केरल में महिलाओं के विकास के लिए कौन सी योजना लॉन्च की थी? ऑप्शंस कमेंट करके बताइए। अपना घर प्रवासी आवास परियोजना था या फिर जो कि ये पुरानी योजना है, अगर 2019 में नहीं, ये 1998 में ये योजना आई थी, हो सकता है ये भी पूछा गया हो। तो कुटुंबश्री महिलाओं को अपनी वित्तीय स्थिति और बचत बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करने की एक योजना है। इसे 17 मई 1998 को लॉन्च किया गया था। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उद्घाटन किया गया था। भारत सरकार और नाबार्ड के सहयोग से केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो आप लोग कमेंट करके एक बार बताइएगा। एक प्रश्न और आया था दोस्तों कि राजस्व घाटा क्या है? इसका ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा क्या था। बात करते हैं तो लिखित उत्तर राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व जो कि प्राप्तियों में कर राजस्व और गैर कर राजस्व दोनों को ही सम्मिलित किया गया जाता है। इस प्रकार राजस्व व्यय में राजस्व खाते पर योजना व्यय और गैर योजना व्यय दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। इसका ऑप्शंस एक बार कमेंट करके आप लोग बताना। एक निधि योजना से रिलेटेड क्या पूछा था, एग्जैक्ट पता नहीं है। चलिए, तो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड चीज़ें बता देते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की शुरुआत वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में की गई थी। यह योजना औपचारिक रूप से 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई थी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 1 दिसंबर, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करते हैं तो इसके तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष जो कि 6,000 रुपये तक मिलेगा। ठीक है, इस योजना की लागत लगभग 75,000 करोड़ रुपये, ठीक है, प्रति वर्ष है। 6,000 का भुगतान हर साल 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में किया जाएगा, ये बात कही गई थी। तो दोस्तों इससे रिलेटेड यही सब क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं। 2 क्वेश्चंस दोस्तों और हैं जो कि कन्फ्यूजन वाले हैं। घाघरा का युद्ध पूछा गया था क्या, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, या फिर दिल्ली को किसने बचाया था, बचाया नहीं बसाया था। तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा दोस्तों, वो भी क्वेश्चंस क्या आए थे या फिर नहीं, घाघरा का युद्ध वाला और दिल्ली को किसने बसाया था। अगर आए होंगे दोस्तों तो दोनों क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।